Hello class, today I am going to teach about the subject Commerce, class 10, chapter Central Bank. In this video we will discuss about general banking functions. In the last video I have discussed about function of central bank, that is the Reserve Bank of India, and these functions are divided into two parts. First is a central, second is a general. It means that banking functions are two types. Banking functions are two types. First function is a specific functions and second is a general function. Yeah, first we can say that the central function and second is a general functions. In the last video I have discussed about the central functions of banking system, is central banking functions. In this video we will discuss about the general banking functions. Before starting this topic, I will discuss about some previous point. That is first is a central bank established in 1935. अगर ये पूछा जाए सेंट्रल बैंक कब इस्टेब्लिश हुआ, तो डैट इज़ अ सेंट्रल बैंक इस्टेब्लिश इन 1935 में हुआ. किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर इस्टेब्लिश किया गया, तो वो कौन सी कमेटी थी? सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी. अगर ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि किस कमेटी के उस पर जो है सेंट्रल बैंक को इस्टेब्लिश किया गया, किसके रिकमेंडेशन पर इस्टेब्लिश किया गया, तो इसमें दो चीज़ आती है. एक होता है हिल्टन यंग कमीशन, दूसरी इम्पॉर्टेंट कमेटी क्या है? सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी, जो 1929 में इस्टेब्लिश हुई, और हिल्टन यंग कमीशन 1925 में. इसके बारे में बताते हैं हम आपको. ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, बट रिवाइज कि आप लोगों को थोड़ा सा आगे के टॉपिक पढ़ने से पहले ये सारी चीज़ माइंड में होना चाहिए. तो सेंट्रल बैंक अगर बात हो रही है तो इसका दूसरा मीनिंग वर्ड क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहली बार कब इसके लिए बोला गया था, किस कमेटी के अंदर? वो था हिल्टन यंग कमीशन, जो कि 1925 में ये कमेटी बनाई गई. फिर दूसरी सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी, जो 1929 में ये बिल बन के प्रॉपरली ये एक्ट में आ गया. इस कमेटी पर वर्क हुआ. पहली बार बोला गया था कि हमारी कंट्री को एक ऐसे बैंक की ज़रूरत है जो कि उसकी एक अलग मोनोपोली हो, एक अलग उसकी क्वालिटी, स्पेसिफिक क्वालिटीज़ हो. वो 1925 में हिल्टन यंग कमीशन के अंदर बोला गया. दूसरी, कब इस बिल को पास किया गया, कब इस पर दूसरी बार जो है इस बिल को एक्सेप्ट किया गया, तो वो कौन सी कमेटी थी? सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी. फाइनली 1934 में बिल पास हुआ है, एक्ट पास हुआ है, और 1935 1 अप्रैल 1935 में हमारा बैंक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हो गया, अपना काम फंक्शनिंग स्टार्ट कर दिए. अब ये इसके बाद दूसरे क्वेश्चन क्या आता है कि ये सेंट्रल बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब नेशनलाइज हुआ, तो नेशनलाइजेशन भी पूछता है. अगर नेशनलाइजेशन पूछेगा तो 1949 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो फाइनली नेशनलाइज हो गया. अब इसके बाद जो है इसके दो फंक्शंस होते हैं. एक फंक्शन जो स्पेसिफिक होगा, स्पेसिफिक वी कैन से दैट अ सेंट्रल फंक्शन, और दूसरा फंक्शन होता है जनरल फंक्शन. स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है? स्पेसिफिक फंक्शंस के अंदर आता है कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक, डैट इज़ अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उस काम को, उस फंक्शन को कर सकती. अदर जितने भी बैंक हैं, हमारे कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, उनके पास ये राइट नहीं होता है कि वो काम जो है रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक्स करें. तो उस फंक्शन को कहा जाता है स्पेसिफिक, या दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं सेंट्रल फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो वो कौन कौन से फंक्शन होते हैं? इशू नोट, बैंकर ऑफ द बैंक, बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, क्रेडिट कंट्रोल एंड लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, कस्टोडियन ऑफ द कमर्शियल बैंक, एडवाइज़र ऑफ द गवर्नमेंट, कंट्रोल एंड मॉनेटरी सिस्टम. तो दैट इज़ ये सारी चीज़ कौन कर सकता है? ओनली एंड ओनली सेंट्रल बैंक. अब सेकेंड है कि जनरल फंक्शंस क्या है. जनरल फंक्शन इसके कुछ इसमें भी स्पेसिफिक आते हैं, मगर इसके बहुत सारे सिमिलरिटीज़ हमारे कमर्शियल बैंक भी करते हैं. तो पहला क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन एडिशन टू इट्स सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस आल्सो परफॉर्म फॉलोइंग जनरल बैंकिंग फंक्शन। वो सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस को तो परफॉर्म कर ही रहे हैं, प्लस उनके वो एडिशनल बहुत सारे जनरल बैंकिंग फंक्शंस को भी परफॉर्म करेंगे। पहला क्या है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट बट इट डज नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन सच डिपॉजिट। पहली चीज़ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो भी एक अकाउंट वो भी खोलते हैं, मगर वो सिर्फ किसका अकाउंट उनके पास होता है, जो हमारे सेंट्रल बैंक है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका। और दूसरा जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है उनका अकाउंट कहाँ खुलता है, वो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ओपन होता है। और दूसरा वो उन्हीं के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं। जो भी हमारे सेंट्रल बैंक को पैसा डिपॉजिट करना होता है, विड्रॉ करना होता है, तो वो कहाँ जाते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो कमर्शियल बैंक में, जिस बैंक में हम लोग जाते हैं परचेस करने, डिपॉजिट करने, विड्रॉ करने, वो उस बैंक में नहीं जाते। सेकेंड पॉइंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रीडिस्काउंट द कमर्शियल बिल्स एंड प्रोमिसरी नोट टेंडर विद द शेड्यूल बैंक बट विद द कंडीशन दैट सच बिल शुड नॉट मैच्योर विद इन 90 डेज। इसमें क्या कहा गया है कि अभी आप लोगों ने कमर्शियल बिल्स एंड प्रोमिसरी नोट के बारे में नहीं पढ़ा है, या आप लोगों के आगे सिलेबस में आएगा, मगर तब भी शॉर्ट में इसको बताएंगे। यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रीडिस्काउंट करती है। जो कमर्शियल बिल्स क्या होते हैं या प्रोमिसरी नोट क्या होता है, जैसे ये एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है। क्या है ये, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, वो इंस्ट्रूमेंट्स होता है जो हम कोई भी चीज़ उधार पर खरीदते हैं। जैसे कि हम लोगों, जैसे एक पर्सन दूसरे पर्सन से कोई सामान परचेज़ करता है, उसका फुल पेमेंट उसने नहीं किया, कुछ हाफ पेमेंट किया और हाफ नहीं किया, तो वो एक नोट इशू करवा देता है, जिसको कहा जाता है कमर्शियल बिल या प्रोमिसरी नोट। ये नोट जो था पूरी तरह से वैलिड माना जाता है विद इन द कंट्री। ये नहीं कि ये नोट हम अपनी कंट्री से बाहर लेके जाएंगे तो वहाँ पे भी वैलिड माना जाएगा, नहीं, ये कंट्री के अंदर इसको वैलिड माना जाता है। दूसरी चीज़ इसमें जो है, ये एक तरह से क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट इसको बोला गया है। क्या बोला गया, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। और इसको जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रीडिस्काउंट करती है। इस पर इसको मतलब रीडिस्काउंट करना, उसको ओपन कर देना। जो कौन सेंड करेगा, जो हमारे शेड्यूल बैंक सेंड करेंगे। जैसे अब हम कोई भी कमर्शियल बिल्स जो है, ये कमर्शियल बिल्स जो है, हम कहाँ जाते हैं, अपने कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं, वहाँ से पैसों से ले लिया, फिर ये जाते हैं कहाँ पर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। तो ये इसीलिए इसको कहा गया ये रीडिस्काउंट करते हैं। ये इसकी कंडीशन क्या है, मैच्योरिटी पीरियड 90 डेज से के अंदर ही होना चाहिए। इसका मतलब कि जब हम कमर्शियल बैंक या प्रोमिसरी नोट लेते हैं तो उसकी टाइम लिमिट क्या होना चाहिए, 90 डेज होना चाहिए। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, ये सब शॉर्ट टर्म लोन होते हैं। बैंक गिव लोन टू इट्स मेंबर बैंक फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 90 डेज। अब बैंक भी लोन देता है, किसको लोन देता है, अपने मेंबर्स बैंक जो उससे अटैच देते हैं। क्यों, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोला गया है ये बैंकर ऑफ द बैंक, सारे बैंकों का बैंक है। अब किसी बैंक को, किसी मेंबर बैंक को लोन की जब नीड हुई तो वो कहाँ जाएंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने मेंबर्स बैंक को लोन तो प्रोवाइड करेंगे, मगर उसकी टाइम लिमिट क्या होती है, बहुत ही शॉर्ट टाइम होता है। इसलिए इसका मैक्सिमम टाइम कितना होता है, 90 डेज। इसका मतलब कि मेंबर बैंक 90 डेज़ के अंदर विद इंटरेस्ट के साथ जो है हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपना लोन अमाउंट को रिटर्न करना होगा। फोर्थ पॉइंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन बोरो फ्रॉम एनी शेड्यूल बैंक। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी उधार ले सकता है किसी से। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी किसी से बोरो कर सकता है, माइंड में आता है ये तो सबसे बड़ा बैंक होता है तो नहीं ले सकता, ये नहीं, ये ले सकता है। किससे ले सकता है, हमारे जितने भी शेड्यूल बैंक हैं। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को किसी भी पैसे की नीडेड पड़ी तो वो हमारे शेड्यूल बैंक से जा कर के या हमारे फॉरेन बैंक से पैसा ले सकते हैं। वो उनकी लिमिट क्या होना चाहिए, 90 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो भी उधार ले वो 90 डेज़ के अंदर ही उसका पेमेंट होना है। फिफ्थ पॉइंट क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन बाई एंड सेल सिक्योरिटीज़ ऑफ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट तो आप लोगों को पता है ये क्या है, मगर ये इसमें एक नया वर्ड यूज़ हो रहा है, सिक्योरिटीज़। अब ये सिक्योरिटीज़ क्या होती है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसी सिक्योरिटीज़ को बाय भी करता है और सेल भी करता है। वो सिक्योरिटीज़ किसकी है, सेंट्रल और स्टेट बैंक की। अब ये सिक्योरिटीज़ क्या, इसको समझिए। सिक्योरिटीज़ को हम दूसरे वर्ड में ये कह सकते हैं, ये एक शेयर्स होते हैं।
शेयर, जैसे कि हमारे सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक को बिजनेस करते हैं तो पब्लिक में अपना शेयर इशू करते हैं। अब पब्लिक इस पैसे से क्या करती है, शेयर खरीदती है। अब खरीद करके पैसा जाता है हमारे सेंट्रल बैंक के पास, मतलब कि ये गवर्नमेंट लेती है, गवर्नमेंट से बिजनेस स्टार्ट करेगी। जो भी प्रॉफिट होता है तो जो इसमें पैसा इन्वेस्ट करे हैं यहाँ पर वो उसको मिलता है। तो यहाँ पर शेयर इशू जब होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अगर उसको खरीद सकना और बेच सकना वो किसका राइट होता है, सेंट्रल बैंक का होता है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन बाई। अगर कोई सेंट्रल बैंक की सिक्योरिटीज़ है तो उसको खरीद सकती है और उसको सेल भी कर सकती है। तो ये सिर्फ काम गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को बाई करना, सेल करना, इसके पास सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास राइट होता है। 6 point, Reserve Bank of India can keep its custody gold, silver, diamond and other securities for safety purpose। सेंट्रल बैंक जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, वो भी सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में गोल्ड, सिल्वर, डायमंड रखती है, जैसे कि हमारे कमर्शियल बैंक रखते हैं। जनरल फंक्शन है ना, इसका मतलब कि सारे बैंक भी यही काम करते हैं, मगर इनका स्पेसिफिक है कि ये सेंट्रल बैंक से रिलेटेड काम करेगी और वो पब्लिक से रिलेटेड काम करते हैं। तो ये भी गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड है, ये कुछ सिक्योरिटी जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है उसको सेफ कस्टडी में रख सकती है। 7th पॉइंट, सेल एंड परचेज ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड फॉरेन एक्सचेंज। सेंट्रल बैंक के पास राइट होता है कि वो सेल कर सकती है गोल्ड को। अगर हमारे कंट्री की कंडीशन बहुत ही ख़राब चल रही है तो अब कंट्री को पैसे की ज़रूरत है, उस कंडीशन में वो अपने गोल्ड को सेल कर सकती है जो उसके पास कस्टडी के फॉर्म में रखा गया है। सिल्वर उसको सेल कर सकती है। फॉरेन एक्सचेंज मतलब जो भी फॉरेन करेंसीज अवेलेबल है उसको भी सेल करके कंट्री की हेल्प करना इसकी प्रायोरिटी है, तो उस पर काम कर सकती है। इसीलिए गोल्ड और सिल्वर और फॉरेन एक्सचेंज को सेल करना दैट इज़ पॉसिबल बाय द सेंट्रल बैंक। 8 पॉइंट क्या है, कलेक्शन एंड पब्लिकेशन में स्टैटिस्टिक रिगार्डिंग बैंक एंड मनी। जितना भी कलेक्शन है या पब्लिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स से बैंक से रिलेटेड कोई भी रिकॉर्ड है या मनी से रिलेटेड कोई भी रिकॉर्ड है तो वो कौन इशू कर सकता है, सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर एक मंथ पब्लिश करती है, क्या करती है, बुलेटिन, एक उसकी मैगजीन समझ लीजिए और एक रेट समझ लीजिए या उसके बारे में बता दीजिए कि समझ लीजिए वो बैंक और मनी के बारे में एक क्या करती है, पब्लिश करती है एक बुलेटिन जो रिपोर्ट देता है, ईयरली रिपोर्ट देता है किसके बारे में, करेंसी पर और फाइनेंस पर, कि हमारी कंट्री की करेंसी क्या चल रही है, फाइनेंस क्या कंडीशन है उसके बारे में। इसीलिए कलेक्शन है पब्लिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक दैट इज़ अ ओनली राइट टू पब्लिश स्टैटिस्टिकल डेटा एंड कलेक्शन ऑफ द स्टैटिस्टिकल डेटा तो सेंट्रल बैंक के पास ही ये राइट है ये सारी चीज़ को कलेक्ट करना। मनी और बैंकिंग से रिलेटेड, ये भी याद रखना है किससे रिलेटेड होना चाहिए, मनी और बैंकिंग से। 9th पॉइंट है, सेंट्रल बैंक कैन ऑल्सो डिस्काउंट एग्रीकल्चर बिल। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं एग्रीकल्चर बिल, अभी आप लोगों ने भी ये बहुत सारे इशूज सुने होंगे। एग्रीकल्चर बिल जो है कुछ चेंज हुआ है, कुछ इसमें अमेंडमेंट आई है, तो वो क्या है, वो डिस्काउंट कर सकती है। बट द कंडीशन इज दैट सच एग्रीकल्चर बिल मस्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 15 मंथ। जो हमारे एग्रीकल्चर बिल होना चाहिए उसकी कंडीशन है वो 15 मंथ्स के अंदर हो। एंड द एग्रीकल्चर इज होल्डिंग an important position in the Indian economy. The Reserve Bank of India with the amendment 1956 has made a provision that loan upon to 5 crore up to the 5 crore given to the period of maximum 15 month to 5। यहाँ पे कह रहा है कि एक अमेंडमेंट हुआ है 1956 में जिसमें ये बोला गया है कि मैक्सिमम जो है किसी को एग्रीकल्चर लोन के उस पर कितना देना है, 5 करोड़। कितने पीरियड के लिए, 15 महीने से लेकर के 5 साल तक, उसके बाद नहीं। दिस टाइप्स ऑफ लोन आर गिवन बाय द, ये करेगी, ये स्टेप कौन लिया है, सेंट्रल बैंक ने लिया। मगर ये पॉसिबल कहाँ से, अगर किसी फार्मर को कुछ चीज़ ज़रूरत है कोई लोन की तो सेंट्रल बैंक नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल बैंक, यहाँ जा कर के स्टेट जितने भी वहाँ पे जा कर के ये पैसा लोन ले सकता है। 10th पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन सेल एंड परचेज द बिल विच आर पेबल विद द इंटरनेशनल बैंक या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड विद इट्स मेंबर बट द पीरियड शुड नॉट एक्सीड। अब यहाँ पे है कि अब सेंट्रल बैंक को अगर किसी भी बिल्स को सेल करना है,
कोई भी चीज़ सेल करना है या कोई भी चीज़ परचेज़ करना है या कंट्री की कंडीशन बहुत ही ख़राब, उसको लोन भी लेना है, तो वो कहाँ जाएगी? उसके पास एक ऑप्शन और है, दैट इज़ अ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये एक फंड होता है जो इंटरनेशनल बैंक, इसको हम कह सकते हैं एक दूसरे वर्ड में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये एक कमेटी बनाई गई है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम शॉर्ट में आप लोग बहुत सुने होंगे IMF वर्ड बहुत सुने हैं। तो ये क्या है? ये एक बहुत बड़ी एक बॉडी है जो कि कहाँ पर इस्टेब्लिश की गई है? वाशिंगटन में इसको इस्टेब्लिश किया गया। 1944 में इस्टेब्लिश हुआ है। इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ जो है एक मेंबर की तरह काम करते। कितनी कंट्री है? 190 कंट्रीज़ इसके मेंबर है। अब इसको भी कंट्रीज़ को कुछ भी ज़रूरत पड़ती है तो ये IMF क्या करता है कि उस कंट्री की कंडीशन को चेक करता है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को चेक करता है। अगर यहाँ पे कोई भी ख़राब कंडीशन चल रही तो IMF इनको लोन प्रोवाइड करेगा विद इंटरेस्ट के साथ, कुछ साल बाद उससे रिटर्न ले लेगा। जैसे कि अगर कोविड के टाइम पर ये देखा जाएगा हमारी कंट्री बहुत ही ज़्यादा, उसकी GDP बहुत ही नेगेटिव में चली गई थी, माइनस में चली गई थी। अब उस कंडीशन में अगर कंट्री को मनी की ज़रूरत है, कंट्री कहाँ जाएगा? IMF के पास जाता है लोन लेने। क्यों? IMF पूरा इस पर रिसर्च करती है कि इस कंट्री की कंडीशन वाकई बहुत ख़राब है, अगर है तो लोन इशू हो जाता है फिर वहाँ पर। तो ये चीज़ है, ये तो एक नॉर्मल है, हम आपको बता रहे हैं। अगर इंडिया को पूछा जाए, इंडिया IMF का मेंबर कब बना? तो 1945 में बना इंडिया मेंबर IMF का। सेकेंडली, ये कहाँ पर इस्टेब्लिश है? वॉशिंगटन में इस्टेब्लिश है। कब इस्टेब्लिश किया गया? 1944 इस्टेब्लिश किया गया। कितनी कंट्रीज इसके मेंबर हैं? 190 कंट्री इसके मेंबर है। अब हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कोई भी चीज़ जो सेल और परचेज जो होता है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर वो कोई भी चीज़ पेबल कर रही है या रिसीव कर रही है तो उसका पीरियड 90 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लास्ट, द सेंट्रल बैंक कैन ओपन इट्स अकाउंट विद द सेंट्रल बैंक विद द अदर कंट्रीज विद द इंटरनेशनल। अब सेंट्रल बैंक जो है हमारे अगर वो अपना अकाउंट कहाँ ओपन कर सकती है? वो अपना अकाउंट जो है किसी भी दूसरे कंट्री के सेंट्रल बैंक के साथ ओपन कर सकती है। जैसे अब हमारे कमर्शियल बैंक चाहें कि हम भी जाकर दूसरे कंट्री में अपना अकाउंट ओपन कर लें तो ये इसको राइट नहीं है कमर्शियल बैंक को, सिर्फ और सिर्फ राइट किसको है? सेंट्रल बैंक को। अब हर एक कंट्री का एक अपना सेंट्रल बैंक होता है। जैसे अमेरिका का सेंट्रल बैंक का क्या नाम है? फेडरल बैंक फेडरल बैंक से जाना है। चाइना का क्या है? चाइनीज़ बैंक के नाम से वहाँ का। जैसे यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में चाइनीज़ बैंक ऑफ चाइना, फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका। तो ये क्या है? ये अमेरिका का बैंक है, चाइना का। हर एक कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है और हर एक कंट्री के पास ये राइट होता है कि वो दूसरे कंट्री में जा कर के अपना अकाउंट ओपन कर सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अरेंज फ्रॉम द इंडस्ट्रियल फाइनेंस। कोई भी इंडस्ट्रियल फाइनेंस की ज़रूरत होगी इंडस्ट्रीज़ को तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको अरेंज कर सकती। कंट्रोल करना क्रेडिट को, जो भी क्रेडिट है मनी में सर्कुलेशन है या बहुत ज़्यादा मनी सर्कुलेट हो चुकी है तो क्रेडिट कंट्रोल कर लेना। जो भी उधार दिया जाता है उसका लोन घटा बढ़ा देता है जिससे कि सारी चीज़ कंट्रोल हो जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन बोरो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। अब जिस तरह से हमारे सेंट्रल बैंक को ये राइट होता है कि वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले सकते हैं, इसी तरह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अगर नीडेड पड़ती है तो शेड्यूल बैंक से भी ले सकता है लोन। और वो कहाँ से ले सकता है? सेंट्रल बैंक से, मगर नहीं एक्सीड होना चाहिए 90 डेज से। शेड्यूल बैंक के साथ कितना नहीं होना चाहिए? इसमें हम लोग ने पढ़ा था, शेड्यूल बैंक के साथ 30 डेज के लिए होना चाहिए और सेंट्रल बैंक से अगर वो लोन लेता है तो 90 डेज के लिए। I hope you can understand very well about the general and specific function of central bank, and in the last and the next video I will discuss about some prohibited function of Reserve Bank of India. You have any doubt in any point, in any concept, you can ask me question. Thank you.